Welcome to the Institute of Commerce Studies. Next principle is equity. It implies just, fair, and reasonable treatment with employees. Needs to be treated with kindness and equity. That means मैनेजमेंट को न्यायपूर्ण व दयापूर्ण व्यवहार करना चाहिए अपने कर्मचारियों के साथ ताकि उनकी वफादारी और स्नेह को प्राप्त किया जा सके. The management should follow the principle of fairness, justice and impartiality. मैनेजमेंट को यह प्रिंसिपल यूज करना चाहिए ताकि सभी एम्प्लॉयज़ के साथ उचित व्यवहार हो, न्यायपूर्ण व्यवहार हो और बिना पक्षपात के व्यवहार हो. द वर्कर्स परफॉर्मिंग सिमिलर जॉब्स शुड बी पेड द सेम वेज रेट. अगर वर्कर्स सेम प्रकार का काम कर रहे हैं तो उनकी तनख्वाह भी सेम होनी चाहिए. नो वर्कर शुड बी अनड्यूली फेवर्ड और पनिश्ड. बिना मतलब ना तो हमें किसी वर्कर का पक्ष लेना चाहिए और ना ही किसी वर्कर को सजा देनी चाहिए. ऑल एम्प्लॉयज़ शुड नॉट बी ट्रीटेड विद एनी बायस. किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए. द एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर शुड बी इम्पार्शियल एंड वन शुड नॉट बी discriminated against on the basis of caste, creed, religion, sex, language, belief of nationalities, etc. हमारे सुपीरियर्स कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे जाति को लेकर, धर्म को लेकर, सेक्स, लैंग्वेज या बिलीफ ऑफ नेशनैलिटीज को लेकर. पॉजिटिव इफेक्ट्स. पॉइंट नंबर 1, एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड एंड देयर मोरल इज हायर. यह सिद्धांत अपनाने पर हमारे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा संतुष्ट होते हैं और उनका मनोबल भी बढ़ता है. नंबर 2, देयर आर कॉर्डियल रिलेशंस बिटवीन सुपरवाइजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स. सुपरवाइजर्स यानी वर्कर्स के हेड जो होते हैं, वर्कर से काम करवाने वाले, उनके बीच और वर्कर्स के बीच ज़्यादा अच्छे संबंध बनेंगे. एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन. पॉइंट नंबर 1, एम्प्लॉयज़ आर डिससेटिस्फाइड. अगर हमने यह सिद्धांत नहीं अपनाया तो हमारे एम्प्लॉयज़ संतुष्ट नहीं होंगे. नंबर 2, अनहेल्थी रिलेशंस बिटवीन सुपरवाइजर्स एंड सबॉर्डिनेट्स में रिजल्ट. सुपरवाइजर्स के बीच और सबॉर्डिनेट्स के बीच रिलेशंस खराब हो सकते हैं. नंबर 3, इंक्रीज इन टर्नओवर. दैट मीन्स लेबर टर्नओवर. लेबर जल्दी जल्दी काम छोड़कर भागेगी जिसकी वजह से कंपनी का नुकसान होगा. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव. दैट मीन्स पहल करना. इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन. यानी कि एम्प्लॉयज़ जब खुद प्रेरित होकर किसी भी काम की पहल करते हैं. फेयोल के अनुसार यदि कर्मचारी किसी अच्छी योजना को प्रस्तावित करता है तथा उसकी कार्यरूप देने की सुव्यवस्था का सुझाव देता है तो प्रबंध को भी उसे मान्यता देनी चाहिए. यानी कि मैनेजमेंट को उसे भरोसे में लेना चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए ताकि उसकी पहल क्षमता का विकास हो सके. इनिशिएटिव मीन्स सेल्फ एक्शन, एक्शन विदाउट मोटिवेशन. जब हमारे एम्प्लॉयज़ अपनी तरफ से कोई पहल करते हैं बिना उन्हें अभिप्रेरित किए हुए तो हमें उनको इस चीज़ का मौका देना चाहिए. फेयोल emphasizes that subordinates be given proper opportunity to take initiative which making and executing plans. हमें अपने एम्प्लॉयज़ को प्लान खुद बनाने और उनको लागू करने की परमिशन देनी चाहिए. इनिशिएटिव इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेटिस्फैक्शन एंड इंडिविजुअली गो. इनिशिएटिव इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे व्यक्ति का अहम संतुष्ट होता है. बट इट डज नॉट मीन गोइंग अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस ऑफ द कंपनी फॉर द सेक ऑफ बीइंग डिफरेंट. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एम्प्लॉयज़ अपने डिसीजंस को लागू करने के लिए कंपनी का नुकसान करेंगे. अ गुड कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम वेयर बाय इनिशिएटिव suggestions which result in substantial cost
और टाइम रिडक्शन शुड बी रिवॉर्डेड। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ हमें सजेशंस दे रहे हैं, पहल कर रहे हैं, तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए। और अगर वो ऐसा सुझाव दे रहे हैं जिससे कि हमारी कंपनी में कॉस्ट कम हो सकती है या समय की बचत हो सकती है, तो हमें इस चीज़ का उन्हें इनाम भी देना चाहिए। पॉजिटिव इफेक्ट्स, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन बिकॉज ऑफ इनिशिएटिव। जब एम्प्लॉय अपनी तरफ से कोई भी पहल करता है और इसके लिए उसे छूट दी जाती है, इससे एम्प्लॉय को मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिलती है, अर्थात उसका मन ज़्यादा संतुष्ट होता है, वो शांत होता है। नंबर 2, मोटिवेशन लेवल इज इंक्रीज्ड। इससे एम्प्लॉय ज़्यादा अभिप्रेरित होता है काम करने के लिए। वायलेशन इफेक्ट्स, पॉइंट नंबर 1, द फुल पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज विल नॉट बी यूज्ड। अगर यह सिद्धांत नहीं अपनाया गया तो हम एम्प्लॉय की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, एम्प्लॉयज विल फील फ्रस्ट्रेटेड इफ देयर इनिशिएटिव इज curtailed। अगर एम्प्लॉय ने अपनी तरफ से कोई पहल की और हमने उसमें दखलंदाजी की, तो इससे एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाता है, यानी कि झल्ला जाता है, जिससे वो आने वाले समय में अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मीन्स टर्म, दैट मीन्स टाइम पीरियड, और स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनेल, इसका मतलब है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए। इट रिफर्स टू नो फ्रिक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू अ पर्सन टू लर्न एंड गेट सेटल्ड ऑन अ जॉब। हमें बार बार एम्प्लॉयज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें काम से निकालना चाहिए, क्योंकि एक एम्प्लॉय को एक जॉब पर सेटल होने में टाइम लगता है, तभी वह वहाँ पर काम सीख सकता है। इट मीन्स दैट द पीरियड ऑफ सर्विस इन अ पोजिशन शुड बी फिक्स्ड। अर्थात एम्प्लॉयज़ को थोड़ा टाइम चाहिए होता है किसी भी पोजीशन पर फिक्स होने के लिए। Therefore, job security and stay for a reasonable tenure is essential for workers to perform well। इसलिए ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ को हम लोग जॉब सिक्योरिटी दें, ताकि उसे यह महसूस हो कि उसे काम से बहुत ही जल्द ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा और ना ही उसे काम से निकाला जाएगा, तभी वह अपनी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी दे पाएगा। पॉजिटिव इफेक्ट्स, पॉइंट नंबर 1, एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज इज इंक्रीज्ड। जॉब सिक्योरिटी मिलने पर एम्प्लॉयज़ की काम करने की क्षमता का लेवल बढ़ जाता है। पॉइंट नंबर 2, एम्प्लॉयज़ गेट जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉयज़ काम पर सुरक्षा महसूस करता है, उसे ऐसा लगता है कि उसे काम से निकाला नहीं जाएगा। नंबर 3, प्रोडक्टिविटी डज नॉट सफ़र बिकॉज ऑफ फ्रिक्वेंट ट्रांसफर्स। प्रोडक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर लगातार ट्रांसफर्स नहीं किए जाएंगे। एंड नंबर 4, नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। इससे हमारा टाइम और हमारे संसाधन भी वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि जब एम्प्लॉयज़ का बार बार ट्रांसफ़र किया जाता है तो एम्प्लॉय नई जगह पर जाकर काम सीखने में ज़्यादा समय खराब करता है और रिसोर्सेज भी खराब करता है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन, अगर यह सिद्धांत नहीं अपनाया गया तो क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, एम्प्लॉयज़ विल नॉट डेवलप मल्टी स्किल्स। एम्प्लॉयज़ के अंदर मल्टी स्किल्स डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि एम्प्लॉय को काम सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब तक वो काम सीख पाएगा तब तक उसका ट्रांसफ़र हो जाएगा। नंबर 2, देयर विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम इन लर्निंग न्यू जॉब्स। जब वर्कर नई जगह जाएगा बार बार, तो ज़्यादा समय खराब करेगा नई चीज़ों को सीखने में। नंबर 3, देयर विल बी फ्रस्ट्रेशन अमंग एम्प्लॉयज़ बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट ऑन द न्यू जॉब। नई जगह जाकर एम्प्लॉय को सेटल होने में टाइम लगता है, लेकिन जब तक वो सेटल नहीं हो पाएगा उससे पहले ही उसका फिर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इससे एम्प्लॉयज़ फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, झल्ला जाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑर्डर, यानी व्यवस्था।
Fayol remarked, there should be a place for everything and everyone. It implies two things, one material and other social. मटेरियल का संबंध वस्तुओं से है और सोशल का संबंध व्यक्तियों से है. इट मीन्स दैट मटेरियल एंड मैन शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए एक निश्चित स्थान निर्धारित होना चाहिए तथा वह वस्तु अथवा व्यक्ति उसी निर्धारित स्थान पर हमेशा मिलना चाहिए ताकि उसे बार बार ढूंढने में हमारा समय खराब ना हो. पॉजिटिव इफेक्ट्स. पॉइंट नंबर 1, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज, यानी हर एक प्रकार के संसाधन का हम बेहतर प्रयोग कर पाएंगे. नंबर 2, नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ पीपल, टूल्स, मटेरियल्स एटसेट्रा, अर्थात किसी भी चीज़ को ढूंढने में हमारा बार बार समय खराब नहीं होगा. नंबर 3, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी रुकावट के स्मूथली और सिस्टमेटिकली वर्क करेगी. देन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन, अगर यह सिद्धांत नहीं अपनाया गया तो क्या होगा. नंबर 1, वेस्टफुल मूवमेंट ऑफ टूल्स एंड मटेरियल्स, हमारे टूल्स, हमारे मटेरियल्स बिना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेंगे और हमें वो समय पर नहीं मिलेंगे. नंबर 2, डिफ़िकल्टी इन कॉन्ट्रैक्टिंग पीपल इन केस ऑफ नीड, ज़रूरत पड़ने पर हमें हमारे एम्प्लॉयज़ भी सही स्थान पर नहीं मिलेंगे. नंबर 3, वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैन, मटेरियल एंड टूल्स, और जब हमें इन सब लोगों को या इन सब चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा तो इससे हमारा समय भी खराब होगा. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज एस्पिरिट डी कॉर्प्स, दैट मीन्स यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी सहयोग की भावना, अर्थात एकता में ही शक्ति होती है, या कह सकते हैं संगठन ही शक्ति है. इट रिफर्स टू टीम स्पिरिट दैट इज इन द वर्क ग्रुप and mutual understanding among workers. The phrase esprit de corps means the spirit of loyalty and devotion which unites the members of a group. अर्थात हमारे ग्रुप में टीम स्पिरिट का होना बहुत ज़रूरी है. जब तक वर्कर्स एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, उनमें त्याग की और वफादारी की भावना नहीं होगी, तब तक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता. It also means the regard for the honor of the group to which one belongs. अर्थात जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उस कंपनी के लिए हमारे दिल में सम्मान और आदर की भावना होनी चाहिए. A manager should replace I with we in all his conversations with workers to foster team spirit. जब भी कोई मैनेजर वर्कर्स के साथ बात करता है तो उसे मैं शब्द का यूज ना करते हुए हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वर्कर्स को भी ऐसा लगे कि उनका भी उस काम में उतना ही योगदान है जितना कि उस मैनेजर का. इट विल ऑल्सो मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज. इस सिद्धांत को लागू करने पर हमें अपने एम्प्लॉयज़ को सजा नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि वो पूरी वफादारी से काम करेंगे. पॉजिटिव इफेक्ट्स. देयर विल बी टीम स्पिरिट इन द ऑर्गेनाइजेशन, इससे हमारे संगठन में टीम स्पिरिट की भावना पैदा होगी. नंबर 2, ग्रुप गोल्स विल बी अचीव्ड इन अ स्मूथ मैनर, यानी कि लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो जाएगा कंपनी के लिए. एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ वायलेशन, अर्थात अगर यह सिद्धांत अपनाया नहीं गया तो क्या होगा. पॉइंट नंबर 1, देयर विल बी डिफिकल्टी इन अटेनिंग द ग्रुप गोल्स, लक्ष्यों को प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा. एंड नंबर 2, नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रेस, यानी कि कंपनी में टीम स्पिरिट की भावना कम दिखाई देगी और हर व्यक्ति स्ट्रेस में दिखाई देगा, यानी तनाव में दिखाई देगा.